नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले हमारे राजस्थान के सपूत सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुंदर, अब की बार जब आप गए पैरा ओलंपिक में, मुझे ध्यान है कि थोड़ा सा आप चूक गए थे 52 सेकेंड पिछले 2016 वाले में। तो हम मिलके भी मिले, मुलाकात हुई थी हमारी, बड़ा मलाल था। ये मलाल इस बार पूरा हुआ? बिल्कुल सर, आप 2016 की बात कर रहे थे। 2016 में मैं रियो पैरालंपिक्स में गया था और उस टाइम मेरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। उस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड 62.15 का था। मैं 70 मीटर जेवलिन यहाँ मार के गया था और नेशनल रिकॉर्ड भी बना के गया था 68.42 का। बट वहाँ 52 सेकेंड लेट होने के कारण कॉल रूम में उतना मैं उस टाइम समझदार भी नहीं था, जानता भी नहीं था, नया नया खिलाड़ी था। बट वहाँ 52 सेकेंड कॉल रूम में लेट होने जाने के कारण ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लेकिन इस बार हम गए थे, अच्छी तैयारी थी, ज़बरदस्त तैयारी थी, लेकिन इस बार ब्रॉन्ज मेडल आया। तो जो 2016 का कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वो अब हट चुका है। आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन वो सबक के रूप में होती हैं। उस घटना से कुछ सबक मिला आपको? बिल्कुल, उस घटना से मैंने सबसे ज्यादा अगर सीखा है तो कोई टाइम का मैटर सीखा है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 5-10 मिनट को तो कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बोलते हैं 5 मिनट में हमारा आधे घंटे में। तो लेकिन वहाँ 52 सेकंड क्या होता है वो मैंने वहाँ सीखा। वहाँ तो सेकंडों में मेरा जो एक बहुत बड़ा कई सालों की मेहनत थी, एक सपना था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड जीत के आऊंगा, और वो 52 सेकंड में सब कुछ चकनाचूर हो गया। तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ तो आप टाइम को लिए देता हूँ। बिल्कुल, वो तब जब मालूम है आपको कि इतना कोई फेंक नहीं पाएगा, मैं फेंक सकता हूँ। बिल्कुल, उस टाइम तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि गोल्ड मेडल 100% आएगा ही आएगा डेफिनेटली। लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था और मैं आउट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया। चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने हिम्मत रखी और अगले ओलंपिक की तैयारी की, आपने इंतजार किया 4 साल का। बिल्कुल, उस टाइम तो मैं काफी नर्वस हो गया था। 2 महीने तक तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, यही सोचता रहता था क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे गेम नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कोच साहब महावीर सैनी जी ने, मेरे दोस्त हिम्मत सिंह गुर्जर, देवेंद्र शताब्दी अवस्थी, इन्होंने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और बोलते थे कि अगर दुनिया को दिखाना है कि रियली में आप तगड़े थे, मेडल ला सकते हो, तो वापस तैयारी करके लोगों को जवाब देना होगा। उसके बाद मैंने काफ़ी ग्राउंड जाना स्टार्ट किया, अच्छी तैयारी की। तो उस बार 2017 में भी वर्ल्ड चैंपियन बना, 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियन बना, 2018 एशियन गेम्स में भी 2 मेडल जीते, अर्जुन अवार्ड भी मिला, महाराणा प्रताप अवार्ड भी मिला, और फाइनली आज जो पैरालंपिक्स की बात है तो पैरालंपिक्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो एक कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा हो गया कि मैं एक आसमान में चढ़ा था, फिर गिरा था और फिर वापस से चढ़ा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि जो आज मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है इससे मुझे एक संतुष्टि तो है, लेकिन वो नहीं है कि जो मैंने सोचा था। जी, तो अब गोल्ड सोच के गए थे? बिल्कुल, मैं डेफिनेटली गोल्ड सोच। तो इसमें कहाँ चूक रही? कहीं ना कहीं मेरे इसके ऊपर जो 2016 का ओलंपिक मिस हुआ था वो मेरे ऊपर हावी हो रहा था कि मेरा 2016 में भी मेडल चला गया था, ये ना चला जाए। तो इसमें कहीं जो मैं खेल रहा था तो थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा था। अगर मिलना ही मिलना चाहिए, आदमी इसके लिए खेलता है तो प्रेशर में रहता है, और सब कुछ मिलने के बाद अगर खेलता है तो वो एकदम फ्रैंकली खेलता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है। जी सुंदर, जेवलिन वैसे तो बिल्कुल आप कितनी डिस्टेंस तक फेंक पाते हैं, जो उसकी नोक जमीन में जानी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जेवलिन में या फिर हम कहें कि जैमर थ्रो में या शॉर्ट फिट में, इनमें दिमाग और आपकी ताकत किसका अहम रोल होता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इसमें अपना अगर जिस टाइम कंपटीशन चल रहा होता है तो उस टाइम अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। अगर हम कौन क्या कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी क्या कर रहा है, उसके ऊपर जाएंगे, उसको देखेंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों को इग्नोर करते हुए अपना परफॉर्मेंस, अपना कंसंट्रेट, अपनी टेक्निक को दिमाग में रखते हैं और इसमें ज्यादा अपने टारगेट पर कंसंट्रेट रखना इम्पोर्टेंट। तो ताकत का महत्व ज्यादा है, टेक्निक का महत्व ज्यादा है? टेक्निक भी चलती है, ताकत भी चलती है। अगर टेक्निक ही टेक्निक है, ताकत नहीं तो टेक्निक को कहाँ से लाओगे? और ताकत है, टेक्निक नहीं है तो ताकत भी यूज नहीं। क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है कि मैं नीरज चोपड़ा को भी देख रहा था, आपको भी देखा, देवेंद्र झाझड़िया को भी देखा, सबको हम देख रहे थे क्योंकि लाइव चल रहे थे। आपसे भी काफी बॉडी में काफी
मजबूत और वैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ फॉरनर्स को मैंने देखा, नीरज चोपड़ा भी जब खेल रहे थे तो फेंक रहे थे, तो तब भी मैंने देखा उनसे भी भारी भरकम थे। लगता था कि नीरज जिनके सामने कैसे टिक पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल जंग जीत क्या है, आप भी जीत क्या है, देवेंद्र भी जीत क्या है। तो ये मेरा सवाल इस वजह से था कि ताकत और टेक्निक दोनों मायने रखती हैं इसमें। बिल्कुल दोनों मायने रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताता हूँ, खेल में अपनी मेहनत तो चलती ही चलती है, लेकिन मेहनत के साथ एक लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। आज बात आती है नीरज चोपड़ा की, हमारी कंट्री के लिए गोल्ड जीता है, मेरे साथ का खिलाड़ी है, हम दोनों साथ खेले जनरल बॉडी में, साथ साथ इंडिया के में भी रहे जूनियर में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो हार्ड वर्कर तो है ही है, लेकिन वो किस्मत वाला भी बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी पैरा ओलंपिक्स की बात चल रही है, तो इसके अंदर जो जॉर्नेस वेटर था वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑनर कर रहा था। 97.72 मीटर जेवलिन वो मार रखी है, और ऐसा नहीं कि उसने एक बार मारा है, उसने 10-15 बार कम से कम 90 से ऊपर, 94, 95, 93। लेकिन उस दिन उसका नहीं था, उसने 82 मीटर मार के 9वें नंबर पर होकर ओलंपिक से बाहर चला गया। लेकिन इसमें नीरज का लग भी साथ था, मेहनत तो था ही थी, इसलिए गोल्ड जीता और उसने अपनी कंट्री के लिए हिस्ट्री बनाया आज। सुंदर, जब आप टोक्यो गए थे तो उससे पहले एक आम सुंदर गुजर की तरह है, अब एक लगता है आपको कि कहीं भी जाते हैं फंक्शंस में आपको बुलाते हैं, समाज के लोग बुलाते हैं, गवर्नमेंट के लोग बुलाते हैं, तो एक सेलिब्रिटी फीलिंग आती है आपको? नहीं सर, मैं तो मेरे को अभी आम आदमी की तरह ही मानता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा लोग ज़्यादा जानने लग गए हैं, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी हो गई है, लोग पहचान भी एक मिली है, ऐसा ज़रूर है। लेकिन वो नहीं है कि मैं ये बन गया, मैं कुछ नहीं बना, क्योंकि अब बनना बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, तो बनना बाकी है, तो वो उड़ान कहाँ तक है? आंख के रूप में क्या दिखाई दे रहा अभी आपको? बिल्कुल मेरे को 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम दिखाई दे रहे हैं। गुड, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अभी सुंदर की एज उतनी नहीं है, और निश्चित रूप से इनकी तैयारी जिस तरह की है, ये चूक गए उस वक्त 52 सेकंड से मात्र, जब 2016 में, और इनका जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के लिहाज से इनको भरोसा था कि मैं गोल्ड लेकर के जाऊंगा। लेकिन चलिए, उस समय लक ने साथ नहीं दिया, कुछ लापरवाही कहें कि कुछ ये इनको मालूम नहीं था कि रूल्स क्या हैं। हिंदुस्तान की तरह ये मान के चले, बहुत कैजुअली लिया इन्होंने कि 1-2 मिनट की क्या बात है, तो आधा घंटा भी ऊपर तक चलता है, इंतजार करते रहते हैं लोग, फ्लाइट में अनाउंस करते रहते हैं कि आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, आप जल्दी आ जाइए। टाइम मैनेजमेंट मैंने जरूर सीखा 52 सेकंड लेट होने के बाद। अब मेरे को लगता है कि 1 सेकंड की वैल्यू क्या है। अब लगता है आपको कि कहीं पे आपको टाइम मिलता है 12:30 का, तो आप 12:15 पहुंचने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल सर, मैं 100% पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अगर टाइम का हम साथ देंगे तो हमारा टाइम साथ देगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और भाग्य के भरोसे भी नहीं रह सकते। भाग्य, आपका कर्म जो है उसके साथ भाग्य भी चलता है, हम केवल एक भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। नहीं, दोनों का संयोग जब बैठता है तो ही अच्छा रहता है। हम मेहनत भी करते हैं, अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो भी विफल हो जाते हैं, भाग्य ने साथ दिया, कर्म नहीं कर रहे तो भी विफल है। हमें कर्म भी करना है और लक भी साथ देगा तो अच्छा। जी सुंदर, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसके लिए तैयारी करते हैं? क्योंकि इवेंट्स तो चलते रहते हैं कुछ न कुछ। 22 में 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। कोच साहब जो शेड्यूल बनाएंगे, जिस आधार पर कराएंगे, वो तैयारी स्टार्ट करेंगे। जी, तैयारी के लिए जो प्लेटफॉर्म है भारत सफिशिएंट है, या आपको फॉरेन में भी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा इंडिया अगर जेवलिन के मामले में कहें तो वर्ल्ड लेवल को लीड कर रहा है। आज इंडिया को हम पहले देखते रहते, जर्मनी में ऐसा हो रहा है, फिनलैंड में ऐसा हो रहा है, लेकिन आज उधर के लोग भी इधर देखते हैं कि आज इंडिया टॉप लीड कर रहा है। क्योंकि ओलंपिक्स को देख लो या पैरालंपिक्स को देख लो, ओलंपिक्स का गोल्ड लगाते हैं नीरज चोपड़ा का, पैरालंपिक्स का लगाते हैं तो सुमित जी का गोल्ड आया, देवेंद्र की सिल्वर आया, मेरा भी ब्रॉन्ज आया, तो 4-4 मेडल हम पैरालंपिक्स ओलंपिक्स में जीत रहे हैं। तो आज हमारा देश अपने आप में ऊपर है। सुंदर, जेवलिन के प्रति लोगों का अभी रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि 4 मेडल किसी कंट्री को पर्टिकुलर उसी गेम में मिलना। पहले लोग क्रिकेट को देखते थे, जब से अपने इसमें सबसे बड़ी बात तो मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी कवरेज अगर इस बार पैरालंपिक्स ओलंपिक्स में मीडिया ने किया है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में रहा है। पैरालंपियन खिलाड़ियों से सबसे फ़ोन पे बात करना, ट्रेनिंग से पहले बात करना, मेडल जीतने के बाद करना, अपने घर पे बुलाना, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है। आज अलग पहचान दी है। पहले लोग सिर्फ क्रिकेट को देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हर इंसान, आज मैं मेरे क्षेत्र की बात बताता हूँ तो कम से कम 50, 100-200 फ़ोन तो ऐसे आते हैं, भैया हमें गेम करना है, और गेम में भी जेवलिन करना है। तो वो हम पूछते हैं कि जेवलिन क्यों करना है, कि भैया नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया है, तुम्हारे भी मेडल आए, तो हम जेवलिन करना, जेवलिन अच्छा लगता है। एक जेवलिन का क्रेज आया है यूथ के अंदर। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ पे
मौसम के हिसाब से भी चलता है सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात ये है इसमें कि एटलीस्ट जिस तरह से मेडल्स आए हैं, और मेडल के साथ साथ एक बात और मैं सुंदर कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया कराना शुरू की है उससे एक माहौल बना है। बिल्कुल। अगर मैं आज हमारे राजस्थान की बात करता हूँ तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज 2020 से ओलंपिक्स के पैरालंपिक्स के मेडल उठा के देख लीजिए। एक 2004 में राजवर्धन जी का मेडल था और देवेंद्र जी के मेडल थे पैरालंपिक्स के अंदर। लेकिन आज अगर हम 2020 2020 पैरालंपिक्स की बात करते हैं तो हमारे 5 मेडल आए। तो 5 मेडल आना मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें अगर सबसे बड़ा सहयोग मानते हैं तो हम हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय अशोक चांदना जी का, अशोक गहलोत जी का। अब से पहले खिलाड़ी थोड़ा आर्थिक तंगी से भी गुजरता था, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, सबसे बड़े खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर रहता था, जितना अपने गेम का रहता था उससे कई गुना ज्यादा नौकरी का रहता था। बिल्कुल, रोजी रोटी भी तो चाहिए। बिल्कुल, गेम तो आज कर रहे हैं, कल का क्या भरोसा। आज इंजर्ड हो गए तो कल क्या करेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं, आज नेशनल मेडलिस्ट को, चाहे पैरालंपिक हो चाहे पैरा एवल का हो, आज सबको नेशनल मेडलिस्ट को आउट ऑफ टर्न कर दिया, इंटरनेशनल मेडलिस्ट को आउट ऑफ टर्न में 2nd ग्रेड में कर दिया, और एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप इनको पैरा सीधा 1st ग्रेड में कर दिया। आज मैं भी अशोक चांदना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं खुद RFS ऑफिसर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहा हूँ। ये सब अगर कोई की देन है तो माननीय अशोक चांदना जी, अशोक गहलोत जी की है। और इस प्रेशर से ऊपर उठ के अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज पहले 2 जगह दिमाग लगता था, अब 1 जगह लग रहा है। तो उसका ये रिजल्ट है कि हमारे 5-5 मेडल आ रहे हैं। एक माहौल बना है। अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में अभी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्टेडियम्स, या फिर कहें कि चाहे जेवलिन को लो, चाहे हॉकी को लो, या महिलाओं के लिए खेल की बात करें तो हरियाणा का नाम बहुत ज्यादा आता है वहां पे। तो राजस्थान, चलो हरियाणा की बराबर नहीं तो, लेकिन हम मुकाबला करने में आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। बिल्कुल। अब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा को ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से सपोर्ट मिला हुआ है। तो ऑलरेडी वो तो ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को अब 1-2 साल से सपोर्ट मिला है। तो हरियाणा के मेडल भी आप उठा के देख लीजिए पैरालंपिक्स में, और राजस्थान के भी उठा के देख लीजिए। आज ऑल इंडिया के 19 मेडल आए, जिसमें से 5 राजस्थान के हैं। तो ये भी हमें अगर 2 साल में लगाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले टाइम में हमें गारंटी दे सकता हूँ कि हम और ज्यादा मेडल लेके आएंगे। तो राजस्थान में भी वो माहौल बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। पहले तो हमारे इधर के खिलाड़ी, आधे खिलाड़ी तुम्हें अभी बता देता हूँ, कई खिलाड़ी जो हमारे राजस्थान से हरियाणा जाके खेलते थे, लेकिन अब जब से ये पॉलिसी चांदना जी ने बनाई है तो उधर से वापस राजस्थान से आके खेल रहे हैं, जो बड़े मेडलिस्ट हैं, बड़े अचीवमेंट लाने वाले हैं। तो आने वाले कॉम्पिटिशन में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे मेडल ज्यादा आएंगे। जैसे सुंदर ने कहा कि जब आप अवार्ड लेके आ जाते हैं, कोई मेडल लेके आते हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपकी नौकरी आपके पीछे खड़ी हुई है, राजस्थान सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है। तो इस लिहाज से अब यूथ में एक वो क्रेज बढ़ता जा रहा है। और खासकर जेवलिन थ्रो की, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, या सुंदर सिंह गुर्जर हो, या देवेंद्र झाझड़िया, या सुमित चौधरी हो, ये सब लोग जब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा भी एक रोज इसी तरह से मेडल को चूमता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नजर आए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर जी हमारे साथ में हैं। सुंदर, आपने कई एक सफर आपने गिनाए, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने जीती, ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज जीता, तो खेल के प्रति आपका रुझान कैसे बना? बिल्कुल सर, मैं क्या है कि गांव में रहता था उस टाइम, सन 2008 की बात मैं बता रहा हूँ जी। उस टाइम मैं पढ़ाई में 8वीं-9वीं क्लास में था। तो उस टाइम क्या है कि 10वीं के एग्जाम दिए थे मैंने, 10वीं में फेल हो गया था। तो घर वालों ने बोला कि हमारे घर का सबसे निकम्मा लड़का है ये। और साथ वाले जो परिवार के सदस्य, चाचा ताऊ के, वो कोई पुलिस में लग गया, कोई फौज में लग गया, तो सब ये कहते थे ये कोई काम का नहीं है। लेकिन उस टाइम किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम 2008 के बीजिंग ओलंपिक चल रहे थे। तो उसमें सुशील कुमार पहलवान, जिंदर सिंह बॉक्सर है, इनके मेडल आए थे। तो उनको बड़ी पॉपुलरिटी मिल रही थी, बड़ा सम्मान मिल रहा था। तो उसी दिन मेरे फादर भी रेसलर थे, मेरे बड़े भाई भी रेसलर थे, लेकिन वो गांव में कुश्ती लड़ते थे, मैं भी कुश्ती करता था। उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं पढ़ाई के अंदर तो अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं खेल में अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने उसी दिन सोचा कि मैं एक दिन ओलंपिक मेडल लाऊंगा। मैं समझता नहीं था कि ओलंपिक कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। मैंने सोचा मैं ओलंपिक मेडल लाऊंगा, उससे ही नौकरी लगूंगा। तो मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया गेम। 2009 में मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया था, स्टेट गवर्नमेंट का चलता है स्टेडियम के अंदर, जिसके कोच थे महावीर सैनी जी। उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैं पहले कुश्ती में आया, कुश्ती का कोच नहीं मिला।
फिर मैं बॉक्सिंग की सोचा तो बॉक्सिंग का कोच नहीं मिला। फिर मैंने शॉर्टपुट किया गांव में, तो मैं आया शॉर्टपुट में था, नेशनल में भी अंडर 14 में मेडल लेके आया था, लेकिन महावीर सैनी जी ने वो चेंज करा के मुझे जेवलिन स्टार्ट करवा दिया। और जो मैंने सोचा था उस टाइम घर वाले कहते थे खेल में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गांव के, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र की यही सोच थी कि खेल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि खेल में इतना कुछ मिलता है। जो पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा, हर आदमी के अंदर अलग प्रतिभा होती है। पढ़ाई वाले में पढ़ाई प्रतिभा, राजनीति वाले में राजनीतिक प्रतिभा, खेल वाले में खेल की प्रतिभा। लेकिन जो मैंने आज खेल से अचीव किया, तो आज मैं खुद राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर स्टेट सर्विसेज में RFS ऑफिसर हूँ। ये सब खेल की बदौलत हुआ है। और आज गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें आउट ऑफ टर्न के अंदर आप 10वीं पास कर लो, उसके बाद आप मेडल जीतो, सीधा नौकरी होगा, ना आपका एग्जाम इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट भर्ती हो गई। तो ये सब अगर देन है तो खेल की भी देन है। खेल में पढ़ाई के साथ साथ हमें नौकरी भी मिलती है, शारीरिक क्षमता भी मिलती है, एक नाव भी मिलता है, पैसा भी, दौलत शौहरत सब कुछ है अगर खेल के अंदर है वो। तो मैं खेल को सबसे ऊपर मानता हूँ। वो खेल नहीं था 2010 से पहले वाला? 2010 में पहले लोग बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। लेकिन जो ये अब चेंज किया है, माननीय अशोक चांदना जी का जो अभी स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसमें लाजवाब खिलाड़ी बनने लगे। कभी नीरज चोपड़ा और इनके साथ? बिल्कुल, नीरज चोपड़ा मेरे साथ का है, मेरे बैच का है। हम साथ साथ जेवलिन थ्रो करते थे, हम साथ साथ सोनीपत के अंदर जूनियर इंडिया कैंप में भी रहे, हम साथ साथ कई नेशनल कॉम्पिटिशन भी खेले। लेकिन आज ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है, मैंने पैरालंपिक्स के अंदर जीता है। नीरज से भी आपका मुकाबला रहा? हाँ, नीरज से हम साथ साथ खेले। नीरज ने उसका उस टाइम नीरज फर्स्ट था, मैं सेकंड था शायद। तो हम 2011-12 की बात है, 12 के लगभग जूनियर कैटेगरी में। बिल्कुल, हम जूनियर अंडर 18 में खेलते थे उस टाइम। तो अभी तो ओलंपिक में सब लोग साथ ही रहे होंगे वहाँ? बिल्कुल, ओलंपिक्स खेल के आ गए थे, उसके 7 दिन बाद पैरालंपिक्स स्टार्ट हुए थे। तो पैरालंपिक्स हमारे बाद में होते हैं, लेकिन हम मिलते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया आप लोगों को? बिल्कुल, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर बुलाया, सभी के लिए लंच रखा और काफी मोटिवेट किया था खिलाड़ी ने। अगर देश का अगर कोई नाम रोशन अगर बड़े लेवल पे करता है तो एक स्पोर्ट्समैन या अपनी आर्मी नाम रोशन करती है, तो काफी मोटिवेट सपोर्ट करते हैं वो खिलाड़ियों के लिए। तो मोदी जी से मिलने का तो पहला अवसर रहा आपका ही? नहीं, मैं पहले 2018 एशियन गेम्स मेडल पे भी मिला था, अभी दूसरी बार भी मिला था। बीच में बात 1-2 बार की है तैयारी को लेकर। तो काफी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स का इतना बढ़ावा कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो आउट ऑफ टर्न नहीं, जो टॉप्स की स्कीम चलाई है, तो वो सब उन्हीं की बदौलत है। जिस टॉप्स की स्कीम में अंदर खिलाड़ियों को 50,000 पॉकेट अलाउंस मिलता है, अपने इक्विपमेंट्स के लिए पैसा मिलता है, बाहर ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलता है, ये सब उनकी बदौलत है, जिसका आज हमें रिजल्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी है कि जिसे हमें दूर करने की जरूरत है अभी? बिल्कुल सर, ऐसा तो जो पहले जो गेम होता था तो हजारों ही कमियां थी, लेकिन अब जो लेवल आ चुका है तो अब तो कोई छोटी मोटी कमियां रहती हैं, वरना छोटी मोटी कमियां तो रह भी जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ लगभग 90% अब अच्छा हो गया है। साई के गठन के बाद में काफी रास्ता ठीक हुआ है। बिल्कुल, काफी बहुत अच्छा। जो ये टॉप से स्कीम बनी है, इससे खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट टॉप से मिला है। अच्छा, ये इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जो कोचिंग होती है आपकी, या फिर कहें कि कैंप्स जो चलते हैं, गांधीनगर चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं, चंडीगढ़, पानीपत, कई जगह चलते हैं, राजस्थान में ऐसा कोई कैंप है? नहीं सर, राजस्थान में अभी ऐसा कैंप नहीं है। क्योंकि वजह क्या है इसकी? इंटरनेशनल कैंप को सिर्फ साइंस देती है। हाँ। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। अगर नेशनल के लिए खिलाड़ी जाते हैं तो उसका स्टेट गवर्नमेंट कैंप लगाती है। राजस्थान में तो साई के सेंटर हैं। हाँ, राजस्थान में है विद्याधर नगर स्टेडियम में, लेकिन विद्याधर नगर में वैसे सुविधा नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है जो वो देना चाहें। ऐसा में स्टेडियम में हो सकता है अगर ये कराएं तो? ऐसे में से स्टेडियम तो स्पोर्ट अपने गवर्नमेंट का स्टेडियम, राजस्थान सरकार का, और कैंप देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो साई के अंडर के सेंटर में ही देती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है कि साई का अच्छा सेंटर बन सके, कि हाँ, बिल्कुल, अगर साई चाहे तो एक अच्छा, यहाँ पर भी राजस्थान में भी बड़े लेवल का सेंटर जयपुर में बना सकती है। एक बीच में आ रही थी बात तक की डोपिंग और कुछ टेक्निकल फॉल्स की, इसके लिए खिलाड़ी को कितना अवेयर होने की आवश्यकता होती है, या फिर कहीं किसी साजिश का शिकार हो जाता है, क्या रहता है इसमें? मैं तो डोपिंग की बात करता हूँ, तो डोपिंग में खुद भी मैं 2016 में भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं बच गया था। और खिलाड़ी सबसे बड़ा, अगर खिलाड़ी को खेलता है तो वो दिमाग से खेलता है। अब बहुतों की लोग सोच हो जाती है कि हमें दवाइयों से खेलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और सप्लीमेंट विटामिन ये नेचुरल है, ऐसी चीज ले लेनी चाहिए। अगर डोपिंग की बात करें तो स्टेरॉइड से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए।
उसी की वजह से सारा कुछ बिल्कुल होता है। जीवन बर्बाद। अगर एक बार स्टेरॉइड में फंस गए तो जीवन ही बर्बाद है। 4 साल 8 साल का बैन लग जाता है, आदमी का कैरियर खत्म हो जाता है। तो अभी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी तो 2 महीने 20 दिन से तो थोड़ा बिजी थे, लेकिन अब जैसा कोच आप बताएंगे वैसा स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। गेम्स का टाइम आता है, जी सर। उस समय क्या फॉलो करते हैं? भगवान के पाठ पूजा, खाना बिल्कुल, पीना? गेम्स, भगवान की पाठ पूजा, भगवान को तो हमेशा याद रखना चाहिए। क्या करते हैं भगवान में, किसको याद करते हैं? मैं सबसे ज्यादा अगर मेरा आराध्य देव जिसमें इष्ट देव मानता हूँ वो अपने एकलिंग जी को मानता हूँ। ओ, बिल्कुल, जो भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ, जिसकी पूजा महाराणा प्रताप भी किया करते थे। ओ, तो मैं उसी की पूजा करता हूँ और एक कंसंट्रेट, जैसे कंपटीशन नजदीक आता है तो कंसंट्रेट रखता हूँ अपने, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता हूँ और जो कोच साहब से भी सलाह लेता रहता हूँ कि अपने को क्या करना चाहिए। फिटनेस पे सबसे ज्यादा फिटनेस के ऊपर वर्क करता हूँ उस टाइम। किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने में क्या करना चाहिए? जैसे कंपटीशन नजदीक आता है तो थोड़ा खाने में अपना इग्नोर करके कुछ चीज़ों को जो मन तो करता है लेकिन नहीं खा पाता है। जैसे अब जैसे मैं तो ज्यादातर कचौड़ियाँ खाता हूँ, ओह, गोलगप्पे ये बहुत खाता हूँ, जैसे पत्ता सी होता सी, लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड करके अपना अच्छा हेल्दी फूड होना चाहिए आपका, हेल्दी बिल्कुल माइंड मेकअप होना चाहिए, और जैसे आपका कोच कहे उस तरह से भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। बिल्कुल, बगैर वो कहते हैं कि बगैर कोच के ज्ञान अधूरा है। चाहे वो पढ़ाई हो, राजनीति हो, खेल जी। हो, जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जितना खिलाड़ी मेहनत करता है उससे कई गुना ज्यादा कोच भी मेहनत करता है। खिलाड़ी को काम तो रहता है सिर्फ जाके मेहनत करना है, लेकिन क्या करना है वो सिर्फ कोच का काम रहता है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब कोच पहले दिन बना के लाता है, दूसरे दिन उस पर वर्क करता होता है। कोचिंग और कोच दोनों का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है रोल। जैसे कि सुंदर बता रहे हैं, सुंदर कभी राजनीति में जाने का अवसर मिला तो जाएंगे? नहीं, ये भविष्य की बात है, अभी तो मेरे राजनीति खेल है। हाँ। खेल में ही खेलेंगे, यही सब मेरा सब। 2024 तक तो इसी पे ध्यान देंगे आप? बिल्कुल सर, राजस्थान सरकार ने इतनी बढ़िया जॉब दी है, जॉब करेंगे, खेल करेंगे। नहीं, बहुत जरूरी है। मैरिज हो गई आपकी? बिल्कुल सर, मेरे 2 बच्चे हैं। ओ, तो उनके बारे में क्या सोचा हुआ है? बिल्कुल सर, अब वो उनके ऊपर है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। मुझे क्या करवाना है, वो उनके अंदर क्या चीज है वो देखी जाएगी। कितने बड़े हैं बच्चे? बिल्कुल, अभी एक 7 साल का है, एक 1 साल का है। तो अगर उनके अंदर क्या निकलेगा, कोई खेल की प्रतिभा तो खेल भी करवाएंगे, अगर पढ़ाई की प्रतिभा तो पढ़ाई भी करवाएंगे। आपकी वाइफ स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है? नहीं सर, मेरी वाइफ अभी स्पोर्ट्स से नहीं है, सिर्फ वो 8वीं तक पढ़ी हुई है, वो घर पर रहती है मम्मी पापा के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा ये भी रहता है कि स्पोर्ट्समैन है तो वाइफ भी स्पोर्ट्समैन होती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सर, मैं तो मेरे क्षेत्र से ही पहला खिलाड़ी हूँ। अपने करौली भरतपुर संभाग से मैं अगर इस लेवल पे देखूंगा तो खिलाड़ी है ही नहीं वहाँ पे। अगर नेशनल मेडल भी देखेंगे तो नेशनल मेडल, सीनियर नेशनल मेडलिस्ट भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो वाइफ की तो बात ही कहाँ से करूंगा मैं। क्योंकि वो तो एक अपनी अलग पहचान भी रखता था पहले, धौलपुर करौली वाली बेल्ट बीहड़ टाइप से, लेकिन अब ऐसा नहीं है वहाँ पे। अब तो दुनिया बदल गई धीरे धीरे सर, वो चीजें पीछे हो गई। अब तो जागरूकता आ गई, दुनिया में अवेयरनेस आ गई, पढ़ाई लिखाई आ गई, अब तो काफी आगे बढ़ गए। मैं बात कर रहा हूँ डकैत क्षेत्र की, करौली धौलपुर, ये जो बेल्ट जहाँ से सुंदर आते हैं उस साइड में काफी ये खौफ हुआ करता था, क्योंकि माइनिंग एरिया है, माइंस करने वालों को धमका करके उनसे वसूली और ये सारे काम पहले होते थे। लेकिन अब जनता भी जाग गई है और पढ़ने लिखने भी लग गए लोग, और सुंदर उनमें से निश्चित रूप से एक इस तरह के चिराग दिखाई देते हैं लोगों को, उन पेरेंट्स को, कि काश मेरा बेटा भी अब सुंदर जैसा बने। लोग आते हैं आपसे सलाह लेने के लिए कि हाँ सुंदर क्या किया तूने, मैं मेरे बेटे को बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे तो मैं कितने बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ, ओलंपिक जब से हुआ, पैरालंपिक्स तब से कम 1500 फोन मेरे पास आ गए कि हमें भी अपने बेटे को। पर्टिकुलर आपके एरिया में से आते हैं? सब मेरे क्षेत्र से, जो करौली, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, इधर के सारे फोन आते हैं। तो वो कहते हैं या तो कोई बड़ी एकेडमी डालो तो हम आपके पास हमारा बच्चा छोड़ना चाहते हैं, या कोई हमें एकेडमी बताओ जहाँ हम करें बच्चों को। तो वो भी सब आज स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा हुआ है उनका। तो आपका कोई मानस है इस तरह का कोई ट्रेनिंग देने का या फिर कोई एकेडमी खोलने का? बिल्कुल सर, मैं एकेडमी डालूंगा। अभी तो मेरा सपना है खुद का अच्छा करना, लेकिन जिस दिन मैं स्पोर्ट्स से संन्यास लूंगा उस दिन एक अच्छी एकेडमी भी डालूंगा। 24 तक तो कोई इरादा नहीं है? 24 तक तो केवल एक ही मकसद है कि 24 तक तो पैरालंपिक्स मेरा अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरफ वो नजर आएगा। उससे पहले 2022? हाँ बिल्कुल, 2022 एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम्स है वो पैरालंपिक्स गेम्स। सुंदर, जब ये मेडल मिला आपको तो किसी तरह का मलाल रहा कि मैं गोल्ड से चूक गया, या फिर ये कहें कि चलिए खुशी तो है मेरे की इंडिया को एक बेस्ट वो मेडल मिला? एक मलाल तो मन में था कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन कहीं न कहीं ये भी संतुष्ट था कि 2016 में मुझे कुछ नहीं मिला था, आज मुझे मेडल मिला है तो आगे जाके इसका कलर भी चेंज होगा। गुड, ये मुझे संतुष्टि है कि अगर आज मिल गया कल अच्छा और होगा। सुंदर, बाहर जाते हैं तो
क्या आपको पसंद आता है कि कुछ वहाँ के व्यूज देखना? बिल्कुल सर, अगर बाहर जाता हूँ, जब तक मेरा इवेंट नहीं होता तब तक तो मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। सिर्फ मेरे रूम में रहता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ, रूम में रहता हूँ, ग्राउंड, सिर्फ इतना ही मेरा टारगेट रहता है। और गेम्स खत्म होता है तो गेम्स खत्म होने के बाद हम थोड़ा घूमते हैं, शहर सिटी में जाते हैं। इस बार तो कोविड की वजह से घूम नहीं पाए, लेकिन इवेंट होने के बाद अक्सर इस बार की तो तैयारियां भी आपको बड़ी, क्योंकि कोविड के साये में तैयारी हुई है और ओलंपिक में भी इसी तरह की, तो कुछ डबल सावधानी रखनी पड़ी होगी आपको? बिल्कुल सावधानी काफी रखनी पड़ी है, रखी भी थी हमने। लॉकडाउन में भी तैयारी की थी 2020 में, तो स्टेडियम में ही अंदर रह के ट्रेनिंग की थी। तो लेकिन वो लॉकडाउन कोविड स्पेशली एक खिलाड़ी के लिए नहीं था, ये सारी दुनिया के लिए था, इसलिए ज्यादा प्रेशर की बात नहीं। तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्म किसको किया? वैसे तो टीवी के जरिए सबने देख लिया, हमने भी देखा आपको। अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो मैंने नहीं दिया, सबसे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस टाइम में ग्राउंड से नहीं निकल पाया था, निकल ही रहा था उस टाइम, तो उनका फोन आ गया था। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो उनका था। क्या कहा मोदी जी ने? उन्होंने ये कहा कि मैंने आपका इवेंट लाइव देखा है, मैंने पूरा देखा है और आपने काफी हमारे देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित महसूस किया है, मैं आप बहुत बधाई के पात्र हूँ। लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी लगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमें लाइव देख रहे थे। चले, बिल्कुल निश्चित रूप से सुंदर, आप इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 2022 आपके लिए महत्वपूर्ण रहे और कारगर रहे। उसके बाद 2024 का पैरा ओलंपिक में आप गोल्ड लेके आए। जन टीवी के दर्शक आपका इंतजार जरूर करेंगे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय हमारे साथ में गुजारा, उसके लिए एक बार फिर आपका आभार। तो चलिए, एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।